इंफॉर्मेशन थेफ्ट में हमारे पास टॉपिक है डिजिटल सिग्नेचर। जिस तरह से हार्ड डॉक्यूमेंट्स पे साइन होते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स पे डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। उनका एक इनक्रिप्टेड कोड तैयार किया जाता है। जब भी कोई मैसेज सेंड किया जाता है तो उसके साथ ये कोड भेजा जाता है। कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो तो फिर भी ये इन साइंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि किसी बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड के ऑनर की वेरिफिकेशन करनी हो तो वो फिर पूछते हैं कि आप डिजिटल सिग्नेचर करके सेंड करें। इससे ये पता चलता है कि सेंडर ऑथेंटिक है या नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन हमें ऑनर की तरफ मिल रही है, ये कोई असल वाला ऑनर है या कोई फेक पर्सन ऑनर बन के उसकी डॉक्यूमेंट्स को फिल कर रहा है। नेक्स्ट है डिजिटल सर्टिफिकेट। जब भी कोई आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बेस पे अपनी ऑनरशिप क्लेम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड में भी आप एक ज़िम्मेदार ऑनर होते हैं उस प्रॉपर्टी के। जैसा कि वेबसाइट जब रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होती है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। किसी भी सर्वर या सर्च इंजन पे उस प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट हो सकता है। जैसा कि HTTP है और HTTPS है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सिक्योर नहीं होती। लेकिन HTTPS जो है इसको सर्टिफिकेट मिला होता है और ये वेबसाइट सिक्योर होती है। नेक्स्ट है सिस्टम फेलियर। इट इज़ प्रोलॉन्ग स्मॉल फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ये लंबे अरसे तक चलने वाला फेलियर होता है। इसमें पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है और फिर इनको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ फैक्टर्स बताए हुए हैं कि किस तरह से पूरा सिस्टम जो है वो तबाह हो सकता है। अपने हार्डवेयर कंपोनेंट्स को टाइम के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। एजिंग हार्डवेयर, जो कि पुराने आपके हार्डवेयर हो जाते हैं, वो नए सॉफ्टवेयर के लिए यूज़फुल नहीं होते। पुराने हार्डवेयर वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकते जो नए सॉफ्टवेयर आप पुराने हार्डवेयर पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसा कि कंप्यूटर की 4 जनरेशन्स गुजर चुकी हैं, अब हम 5th जनरेशन भी यूज़ कर रहे हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट जनरेशन होती है वैक्यूम ट्यूब की, सेकंड है ट्रांजिस्टर्स की, थर्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ है माइक्रो प्रोसेसर चिप्स और अब जो फिफ्थ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पहले इतने बड़े कंप्यूटर्स होते थे कि एक रूम में एक कंप्यूटर आता था। फिर जो चेंज हो के अब हमारे पास जो डिवाइसेस आई हैं वो एक हाथ में भी आ जाती हैं। इस तरह पहले फ्लॉपी डिस्क के लिए एक अलग से ड्राइवर होता था सेपरेट, उसको आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से अटैच करना पड़ता था। उससे फिर डाटा को रीड या राइट किया जाता था। लेकिन अब लोग ये प्रेफर करते हैं कि हम USB जो छोटी सी है उसको यूज़ किया करें, बजाय इसके कि हम एक डिवाइस का ड्राइवर अपने साथ साथ उठाते फिरें। नेचुरल डिज़ास्टर्स, जिस तरह से ज़लज़ले आ सकते हैं, सैलाब आ सकते हैं, उनकी वजह से पूरी बिल्डिंग तबाह हो सकती है। फिर जो सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस सिस्टम के फेलियर पे काबू पाना जो है मुश्किल होता है ज़्यादा। इलेक्ट्रिक पावर प्रॉब्लम्स होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसा कि वोल्टेजेस कभी ज़्यादा हो सकते हैं, कभी कम हो सकते हैं। फिर एरर्स इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। सॉफ्टवेयर या सिस्टम के क्रैश होने की वजह एक ये भी हो सकती है कि प्रोग्राम्स में एरर होते हैं। फिर उन एरर्स को दूर करने के लिए अगर सिस्टम की वर्किंग रोकी जाए तो फिर भी नुकसान होता है। जैसा कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, PIA है, इनका सॉफ्टवेयर इतना पुराना है कि अगर चेंज करने के लिए, मैनेज करने के लिए सिस्टम की वर्किंग को रोकते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि किसी वेबसाइट की प्रोग्रामिंग में एरर हो तो यूज़र को वो वेबसाइट यूज़ करते हुए ज़रा भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। लाइक एक वेबसाइट की ज़्यादा ट्रैफिक बेयर करने की कैपेबिलिटी ही नहीं है तो वो हैंग हो जाएगी या क्रैश हो जाएगी। या कोई सर्वर हो तो उस पर ज़्यादा लोड आ जाए तो वो सर्वर फिर बैठ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास टू ways to protect from system failures caused by electrical power variations include surge protectors and uninterruptible power supplies। UPS जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं और एक सर्ज प्रोटेक्टर्स हैं। इनमें क्या होता है कि ये वोल्टेजेस को कम या ज़्यादा करते हैं। अगर ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो उसको नॉर्मल करके आगे भेजेंगे डिवाइसेस की तरफ, अगर कम आ रहा है तो उसको बढ़ा के आगे भेजेंगे। इससे क्या होता है, डिवाइसेस जो हैं वो जिस तरह से अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो डिवाइसेस जो हैं वो जल जाती हैं, उनको फिर ये वोल्टेज को नॉर्मल करके आगे सेंड करता है।
नेक्स्ट है बैकअप, जिस तरह से फ़ाइल्स की डुप्लिकेट कॉपीज़ रखी जाती हैं, प्रोग्राम्स की, फ़ाइल्स की, डाटा की, ताकि अगर ओरिजिनल जो है वो लॉस हो जाए तो उसकी एक कॉपी हमारे पास मौजूद हो किसी और जगह पर। ऑफ साइट बैकअप्स आर स्टोर्ड इन लोकेशन सेपरेट फ्रॉम द कंप्यूटर साइट। ऑफ साइट जो होती हैं वो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उससे ज़रा हट के किसी सेपरेट जगह पे, जिस तरह से क्लाउड स्टोरेज है, उधर आपने बैकअप स्टोर किया हुआ है। 2 कैटेगरीज होती हैं, फुल बैकअप और सिलेक्टिव बैकअप। फुल बैकअप में सारी की सारी फाइल्स और डाटा का बैकअप मौजूद होता है। सिलेक्टिव बैकअप में कुछ फाइल्स होती हैं, कुछ सिलेक्टिव डाटा होता है। 3 जनरेशन बैकअप पॉलिसी है, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट और चाइल्ड। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि चाइल्ड जो है वो सन है, पेरेंट फादर है और ग्रैंड पेरेंट ग्रैंड फादर है। इन दोनों नाम यूज़ होते हैं इनके लिए। अच्छा, जो सन होता है, चाइल्ड होता है, उसके लिए डेली बेसिस पे बैकअप रखा जाता है। पेरेंट या फादर जो है वो वीकली बेसिस पे बैकअप रखता है और जो ग्रैंड पेरेंट होते हैं वो मंथली बेसिस पे। फिर है वायरलेस सिक्योरिटी। वायरलेस सिक्योरिटी में जो है वो ज़्यादा सिक्योरिटी के रिस्क होते हैं वायरलेस कनेक्शंस में बजाय वायर्ड कनेक्शंस के। अबाउट 80% ऑफ वायरलेस नेटवर्क्स हैव नो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन। वाईफाई नेटवर्क्स और सेल टावर्स को सर्च करना किसी चलती हुई व्हीकल में सफ़र करते हुए, वो क्या होती है, वार ड्राइविंग। जो साइबर अटैकर्स वगैरह होते हैं या हैकर्स होते हैं वो ये वाले वाईफाई सर्च करके चलती हुई व्हीकल से फिर उनको हैक करते हैं या डैमेज करते हैं। A wireless access point should not broadcast an SSID. SSID stands for Service Set Identifier. SSID ब्रॉडकास्ट को डिसेबल करने से ये फ़ायदा होता है कि नेटवर्क को डिटेक्ट करना और उसको कनेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है किसी हैकर या अटैकर के लिए। चेंज द डिफ़ॉल्ट SSID, इसमें वायरलेस नेटवर्क का नेम चेंज करना होता है जिसकी वजह से अटैकर्स से बचा जा सकता है। कन्फिगर अ WAP सो डैट ओनली सर्टेन डिवाइस कैन एक्सेस इट। WAP क्या होता है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। कन्फिग्रेशन के लिए कुछ सेटिंग करनी होती है, वो क्या होती है, जैसा कि नेटवर्क का नेम है जो कि SSID है उसको चेंज करना है, सिक्योरिटी मोड चेंज करना है, पासवर्ड और चैनल का नाम चेंज करना है। अच्छा, पासवर्ड जो होते हैं वो अक्सर बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ हो रहे हैं वो एडमिन होते हैं, पासवर्ड और यूज़र नेम, तो उसको चेंज करके आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना होता है, कॉमन पासवर्ड नहीं रखना होता जो जल्दी से आपका गैस हो सके। यूज़ WPA एंड WPA2 सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। WPA स्टैंड्स फॉर वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये 2 सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि वायरलेस नेटवर्क्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इनमें एनक्रिप्शन के एडवांस इनक्रिप्शन के स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं, फिर भी हैकर्स इनकी डिवाइसेस को अटैक कर सकते हैं। The widespread use of computer has led to health concerns. Repetitive strain injury, ये क्या होती है, किसी पार्ट ऑफ बॉडी को बार बार सेम पोजीशन में यूज़ करते रहें और स्ट्रेस डालें तो ये वाली इंजरी कॉज हो सकती है, ये वाली इंजरी अकर हो सकती है। फिर क्या होता है कि इसे ओवर यूज़ सिंड्रोम भी कहते हैं। एक इसका नाम है ओवर यूज़ सिंड्रोम। फिक्स्ड पोजीशन में लंबे टाइम पीरियड के लिए किसी पार्ट ऑफ बॉडी पर बार बार स्ट्रेस डालते रहना। नेक्स्ट है CTS, कार्पल टनल सिंड्रोम। ये क्या होती है कि इसमें हाथ या कलाई का दर्द करना और सेंसलेस हो जाना। फिर है हमारे पास CVS, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जब ज़्यादा टाइम तक आप स्क्रीन को देखते रहते हैं तो आपकी जो विजन है वो ब्लर होना शुरू हो जाती है, आइज़ की जो लाइट होती है वो सेंसिटिव हो जाती है और आइज़ में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, आइज़ में स्ट्रेन होता है, आँखों की जो फटीक और स्ट्रेस जो है इस किस्म की आपको फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में। उसके लिए फिर हैंड एक्सरसाइजेज भी बताई हुई हैं कि किस तरह से आप कार्पल टनल सिंड्रोम से बच सकते हैं। साथ में जो पिक्चर में दिखाया हुआ है कि आपने ये वाली एक्सरसाइजेज करनी होती हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचने के लिए बताया हुआ है कि आपने आइज़ को किस तरह से
किस क्या टेक्निक यूज़ करनी है, कितनी फासले पे आपने लैपटॉप को कंप्यूटर को यूज़ करना है, और